आज हम लोग क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैप्टर डाटा साइंस, उसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके क्या आंसर्स देने हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो डाटा साइंस चैप्टर का सिलेबस ये है। आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, बल्कि सीबीएसई ने इतना पोर्शन डिफाइन किया है। इंट्रोडक्शन, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा साइंस एंड अंडरस्टैंड इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स। गेटिंग स्टार्टेड, अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाटा एक्विजिशन, विजुअलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन। डाटा एक्विजिशन, विजुअलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस हैं। डाटा एक्विजिशन मतलब डाटा को एक्वायर करना ताकि हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सकें। और सीबीएसई ने इस गेम को भी इंक्लूड किया है, रॉक पेपर एंड सीजर्स को, अपने सिलेबस में, क्योंकि रॉक पेपर एंड सीजर्स भी डाटा साइंस का यूज़ करते हुए ये आपके साथ खेलता है, क्योंकि आपने जो भी मूव्स आप चलते जाएंगे उस सब का रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा। और फिर उन सब रिकॉर्ड में से आपने जो भी मूव्स चले होंगे तो एआई एक ट्रेंड निकालने की कोशिश करेगा कि अगर आपने 2 बार रॉक दिखाया है, उसके बाद आपने सीजर दिखाया है, तो इस हिसाब से अगली बार आप क्या मूव करने वाले हैं। इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से। What is data science? डाटा साइंस एआई का एक डोमेन है जिसमें हम लोग डाटा को स्टडी करते हैं और उसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। और ये डाटा को यूज़र डायरेक्टली नहीं स्टडी करता है, बल्कि डाटा को स्टडी करने के लिए वो डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करता है। ये मशीन लर्निंग भी हो सकती है। सो लेट्स सी द आंसर। डाटा साइंस इज़ द स्टडी ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को अध्ययन करना, डाटा का अध्ययन करना, उसको पढ़ना, टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट्स। इंसाइट्स मतलब होता है जो हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं इंसाइट्स। तो उस डाटा में से एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालना, बाहर निकालना जो भी हमारे मतलब के इन्फॉर्मेशन है। फॉर बिजनेस, इस अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग प्रकार के डाटा को लिया जाता है और उसको स्टडी करके उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट निकाले जाते हैं। और इसको करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से हम लोग चार्ट, ग्राफ, एवरेज, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें हमारे स्टैटिस्टिक्स में आता है। और मशीन लर्निंग एआई का वो ब्रांच है जिसके थ्रू सिस्टम जो है वो अपने आप से सीखता है कि डाटा उसने देखा, तो डाटा देखने के बाद अगर कोई इनपुट है तो उसका आउटपुट उसने स्टडी किया। बहुत सारे इनपुट, बहुत सारे आउटपुट को स्टडी करते हुए ये गेस करेगा कि अगली बार कोई इनपुट होगा तो उसका क्या आउटपुट होगा, और वो अपने आप को सुधारता रहेगा। दैट इज़ मशीन लर्निंग। So this is the answer for data science. Data science is the study of data to extract meaningful insights for business using machine learning and statistics. Next question है, name a game which uses data science to win against human. तो एक ऐसा गेम बताइए जो डाटा साइंस का इस्तेमाल करता है ह्यूमन बींग से जीतने के लिए। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था रॉक पेपर एंड सीजर्स। यहाँ पे जो एआई सिस्टम है वो नॉर्मल एक्शन को नहीं स्टडी कर रहा है, बल्कि रैंडम एक्शन। रैंडम मतलब बिना सोचे समझे जो भी हम रैंडमली अपना डिसीजन लेते हैं। तो जब रॉक पेपर एंड सीजर गेम खेलते हैं तो हम रैंडमली कोई भी एक्शन लेते हैं ताकि सामने वाला गेस ना कर सके। तो इस रैंडम मूवमेंट को भी वो एक ट्रेंड में लाता है और उसको स्टडी करके वो आपके नेक्स्ट मूव को गेस करने की कोशिश करता है। सो रॉक पेपर एंड सीजर, सो दिस गेम इज बेस्ड ऑन data science. Next question. Name the 2 applications of data science which analyzes the behavior of online customers and provide them suggestions or recommendation. तो हमें डाटा साइंस के 2 एप्लीकेशन बताने हैं जो ऑनलाइन कस्टमर्स, यानी कि जो इंटरनेट पे परचेजिंग करते हैं या इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो उनके बिहेवियर को एनालाइज करके, तो उसको एनालाइज करके वो आपको सजेशन देता है या रिकमेंडेशन देता है। आपको वो कुछ सलाह दे सकता है या आपको कह सकता है कि आपको ये भी चीज़ खरीदनी चाहिए या आप इसको ख़रीद लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है टारगेट एडवर्टाइजिंग। टारगेट एडवर्टाइजिंग मतलब जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो किसी पर्टिकुलर लोग को या पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करते हुए उस एडवर्टाइजमेंट को दिया जा रहा है। यानी कि वो एडवर्टाइजमेंट तो बनाया जिस कैटेगरी के लिए बनाया गया है, जिस एज ग्रुप के लिए बनाया गया या जिस तरीके के लोगों की पसंद है, उस एडवर्टाइजमेंट को उन्हीं लोग के पास लेके जाएगा। तो टारगेट एडवर्टाइजिंग, जैसे टेलीविज़न में हम लोग जब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो कोई ऐड आता है तो वो जनरल होता है, वो सब लोग उसको देख रहे होते हैं, चाहे उसको रिक्वायरमेंट उसकी हो चाहे ना हो। लेकिन टारगेट एडवर्टाइजिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट को उन्हीं के पास भेजना जो उस एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद उस प्रोडक्ट को खरीदने के इच्छुक होंगे। द इंटरनेट यूज़र्स रिसीव एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो जो इंटरनेट यूज़र्स होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट अपने इंटरेस्ट के आधार पे वो उनको मिलता है एडवर्टाइजमेंट भी। एंड प्रीवियस एक्टिविटीज़ की, उसके पहले उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की थी नेट के ऊपर, क्या चीज़ सर्च किया था, वैसा ही आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा।
This helps the companies to make sure that their ads are reaching to their right customers. इससे ये फ़ायदा होता है कि कंपनीज का जो ऐड होता है वो कई लोग के पास चला जाएगा। मान लेते कंपनी ने कहा कि मुझे अपने ऐड को 10,000 लोगों तक पहुंचाना है। अब वो 10,000 लोगों में से अगर 8,000 लोग ऐसे हैं जो उस प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं करने वाले, तो 2,000 एक्चुअली में वो 2,000 लोग के पास पहुंचा, तो उसमें कंपनी का नुकसान होगा, खर्चा ज़्यादा होगा। लेकिन टारगेट एडवर्टाइजिंग में ये कोशिश की जाती है कि एडवर्टाइजमेंट उन्हीं के पास पहुंचे जो उसको ख़रीद सकते हैं। अब वेबसाइट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ये दूसरा एप्लीकेशन है कि जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो ऑनलाइन में, तो वो आपने एक चीज़ खरीदी तो इमीडिएटली उसका रिकमेंडेशन आता है कि आप इसके साथ साथ ये भी खरीद सकते हैं। तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन हुआ, या आपने कोई गाना सुना तो आपको उसी तरीके के और गाने मिलने लगते हैं। तो व्हेन अ यूज़र परचेजेज एनी प्रोडक्ट, द वेबसाइट रिकमेंड सम अदर प्रोडक्ट्स टू बेस्ड ऑन द परचेजेस मेड बाय अदर कस्टमर्स। तो जब आपने मान लिया कि आपने जूते खरीदे, अब जूते के साथ जैसे आपने जूता खरीदा तो हो सकता है कि वो उसके साथ कुछ और ऑप्शन भी देने लगे कि इस जूते के साथ जो आपने जूता खरीदा है, कई लोगों ने जो इससे पहले जूता खरीदा उन्होंने इसके साथ ये ब्रश भी खरीदा, या ये पॉलिश भी खरीदा, या इसके साथ ये मैचिंग सॉक्स भी खरीदे। तो ये रिकमेंडेशन होता है। तो ये किस आधार पे आता है? ये उन्हीं जो प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है वैसा ही ऑनलाइन किसी और ने ख़रीदा होगा, तो उसके साथ साथ अगर उन्होंने कोई चीज़ ख़रीदी है तो वही रिकमेंडेशन हमें मिलने लगता है। तो इससे हमारा भी ध्यान जाता है कि हाँ वाकई में ये चीज़ तो मैच कर रहा है और कई लोगों ने ख़रीदा भी है, और इसके साथ हमें डिस्काउंट भी हो सकता है मिल जाए, तो चलिए लगे हाथ इसको भी ख़रीद लेते हैं। तो ये दो एप्लीकेशंस है डाटा साइंस के जो इंटरनेट पे कस्टमर्स को भी हेल्प करता है और कंपनीज़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ डाटा साइंस फॉर एयरलाइन कंपनीज़। कि डाटा साइंस का इस्तेमाल एयरलाइन कंपनी में किस प्रकार से होता है। तो डाटा साइंस का इस्तेमाल करके एयरलाइन कंपनी में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि इसके लिए डाटा साइंस को भी इमीडिएटली कोई ह्यूमन बीइंग एनालाइज नहीं कर रहा होता है, बल्कि बहुत सारे टूल्स जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, मशीन लर्निंग और एआई के थ्रू उस डाटा को एनालाइज करके हमें ये पता चल सकता है कि कोई भी फ़्लाइट अगर आ रही है या किसी जगह से कोई फ़्लाइट स्टार्ट हो रही है तो उसके डिले होने के कितने चांसेस हैं। तो प्रेडिक्ट फ़्लाइट डिले, डिसाइड विच क्लास ऑफ एयरप्लेन्स टू बाय। तो अगर कोई एयरलाइन कंपनी रैंडमली सोचती है और उसको लगता है कि मुझे कुछ एरोप्लेन ख़रीदने हैं, तो यहाँ पे भी डाटा साइंस उसकी मदद करेगा उसको ये गाइड करने में कि अगर तुम्हें एरोप्लेन ख़रीदना है तो तुम्हें किस कैटेगरी किस क्लास का एरोप्लेन ख़रीदना पड़ेगा। एक्सपेंसिव में लेना है कि जनरल लेना है कि इकोनॉमिकल लेना है, वेदर टू डायरेक्टली लैंड एट द डेस्टिनेशन और टेक अ हॉल्ट इन बिटवीन। तो अगर एक रूट से किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं तो यहाँ पे डाटा साइंस बता सकता है कि अगर आप हॉल्ट करके जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, या अगर आप डायरेक्ट चले जाते हैं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये कुछ ही एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे और भी जगह पे डाटा साइंस का इस्तेमाल होता है। तो आप 3 पॉइंट्स याद कर सकते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डाटा साइंस इन फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर का काम होता है लोन वगैरह देना, और लोन देने के बाद उनसे रिकवरी करना, उनसे इंटरेस्ट लेना। और डाटा साइंस का सबसे पहले इस्तेमाल फाइनेंस सेक्टर में ही शुरुआत हुआ था सबसे ज़्यादा, अलग अलग पॉलिसीज़ के लिए। तो डाटा साइंस किस प्रकार से हेल्प करेगा। यूजिंग डाटा साइंस द फाइनेंस सेक्टर स्कैन, तो जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि उनके लिए ये फ़ायदा होता है। रिड्यूस द बैड डेट्स। बैड डेट्स उनको बोलते हैं कि अगर फाइनेंस सेक्टर ने या फाइनेंस कंपनी ने किसी को पैसा दिया और जिसने पैसा लिया वो पैसा उसके पास सारे खर्च हो गए, और उसके पास अब कुछ ऐसा पैसा नहीं है या कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि उसको बदले वो वापस कर सके, तो दैट इज़ कॉल्ड बैड डेट्स। यानी कि जो लोन वापस नहीं आते, जो डेट्स जो वापस नहीं आते उनको बोलते हैं बैड डेट्स। तो डाटा साइंस यहाँ पे रिड्यूस करवा सकता है बाय एनालाइजिंग द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ रिस्क एंड डिफ़ॉल्ट। तो जिस व्यक्ति को ये लोन दिया जा रहा है तो डाटा साइंस उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को स्टडी करके बता पाएगा कि अगर हम इसको ये लोन दे रहे हैं तो कितने चांसेस है कि वो वापस कर देगा, या उसके पीछे कितने चांसेस ऑफ रिस्क है। तो ये सब चीज़ें जब फाइनेंस सेक्टर को पहले से ही पता होता है तो वो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोन देता है, और ये देखते रहते हैं कि वो व्यक्ति लोन चुका पाएगा कि नहीं। सेकेंड, डिसाइड विच बैंकिंग प्रोडक्ट और स्कीम टू लॉन्च। तो अगर फाइनेंस सेक्टर सोच रहा है कि हमें कोई स्कीम लॉन्च करना है, हमें लोगों को पेमेंट करके वापस लेने हैं, या अभी हमने पेमेंट दे दिया तो उससे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, कितना लंबा उस स्कीम को चलाएंगे, तो इस प्रकार की चीज़ के लिए भी डाटा साइंस बता सकता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए, या आपका जो स्कीम होगा उसके अलग अलग पैरामीटर्स क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑफलाइन
एंड ऑनलाइन सोर्सेस ऑफ डाटा। तो डाटा साइंस के लिए हमें डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल पूछे जा रहे हैं कि कौन से डाटा आप ऑफलाइन यानी कि बिना इंटरनेट की मदद से आपको मिलेगा और किस प्रकार के डाटा आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं। सोर्सेस ऑफ डाटा। There exist various sources of data from where we can collect any type of data required, and the data collection process can be categorized in two ways, offline and online. तो हमारे पास अलग अलग प्रकार के सोर्सेस होते हैं जहाँ से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और हम ब्रॉडली उनको कैटेगराइज करते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन के अंदर आते हैं सेंसर, सर्वेज, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन। सेंसर यानी कि वो मशीन या वो उपकरण जिसके थ्रू हम आसपास के वातावरण को सेंस करते हैं और उसमें से टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन हुआ। जैसे आपके पास स्मार्ट वॉच होता है तो वो आपके बॉडी को सेंस करते हुए अलग अलग तरीके के उसके मेज़रमेंट देता है, बताता है, वैल्यूज़ बताता है, हार्ट रेट, पल्स रेट, आप कितने किलोमीटर आपने चला। तो ये सब सेंसर्स टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को मेज़र कर सकते हैं। तो ये सब डाटा हमें सेंसर्स के थ्रू मिलता है। सर्वेज मतलब है कि हमने कई लोगों को कोई क्वेश्चन दिया और उन्होंने उसका जवाब दिए या उन्होंने टिक करके आंसर दिया, तो हम उस सर्वेज के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यूज़, इंडिविजुअल लोगों से बातचीत करके हम डाटा ले सकते हैं। एंड ऑब्जर्वेशन मतलब देखना, बिना बातचीत किए चुपचाप निगरानी रखना, निरीक्षण करना। तो हम कई चीज़ों को केवल ऑब्ज़र्व करके भी हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम जिनसे बात नहीं कर सकते हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि किस प्रकार से बिहेवियर हो रहा है जो इस चीज़ को भी वो देख रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन डाटा है और फिर देखने के बाद उसको लिखते हैं कि उनका मूवमेंट कैसा है या उनका नेचर कैसा है। तो ये भी एक तरीके का ऑब्ज़र्व करना भी एक तरीके से डाटा कलेक्शन का तरीका है। तो ये हो गया एग्जांपल्स ऑफलाइन डाटा कलेक्शन के। अब देखते हैं ऑनलाइन डाटा कलेक्शन। ओपन सोर्स गवर्नमेंट पोर्टल्स, बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे होते हैं गवर्नमेंट के जहाँ पे ये डाटा मौजूद है और हम उसमें लॉगिन करके अपने पर्पस के लिए, अपने बिजनेस के लिए उन डाटा को हम डाउनलोड करते हैं। तो ये ओपन सोर्स्ड है। ओपन सोर्स मतलब जो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। रिलायबल वेबसाइट्स, तो कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो गवर्नमेंट के नहीं है लेकिन हम उन पर भरोसा कर सकते हैं, तो उनसे भी हम डाटा ले सकते हैं। जैसे कैगल एक एग्जांपल है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ओपन सोर्स स्टैटिस्टिकल वेबसाइट, तो जैसे यूनिसेफ का डाटा हुआ, यूनेस्को ने अगर कोई डाटा रिलीज़ किया हुआ है, तो हमें जो ऐसे ग्लोबल इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि अलग अलग कंट्रीज़ में पॉपुलेशन के बारे में, उस पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोग की हेल्थ कैसी है, तो ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स हैं, ये भी ओपन सोर्स होते हैं, तो वहाँ से भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिग्रेशन मॉडल, यानी कि रिग्रेशन मॉडल क्या है। तो रिग्रेशन मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं एआई के अंदर जब एआई को प्रेडिक्शन करना होता है। तो एआई एक्चुअली रिग्रेशन मॉडल का इस्तेमाल करके वो लर्न करता है, वो सीखता है। तो देखते हैं रिग्रेशन मॉडल किस में आता है। A regression model provides a function that describes the relationship between one or more independent variables and a response dependent or target variable. Regression model उस रिलेशन को ढूंढता है जो कि इनपुट और आउटपुट में है। तो हमने कोई वैल्यू दिया, जैसे हमने वैल्यू दिया 4 और उसका आउटपुट आया 16, फिर हमने इनपुट दिया 8, उसका आउटपुट आया 32। तो फंक्शन क्या हुआ, 4 × 4 16, 8 4 से 32, तो इंटू 4 कॉमन है। तो ये फंक्शन वो कौन ढूंढ रहा है, रिग्रेशन मॉडल। तो अगली बार जो भी वैल्यू उसको हम देंगे वो उस पर इंटू 4 करके आउटपुट देगा। तो रिग्रेशन मॉडल प्रोवाइड्स अ फंक्शन दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो वेरिएबल जो कि उसको इनपुट के तौर पे मिल रहा है, और जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स इनपुट पे ही डिपेंडेंट होगा, उसी पे निर्भर करेगा, और टारगेट वेरिएबल। Regression is a supervised learning model which takes in continuous values of data over a period of time. तो ये supervised learning में आता है जहाँ पे हम उसको ट्रेंड करते हैं बहुत सारे इनपुट और आउटपुट दे के। जब हम बहुत सारे इनपुट और आउटपुट देते हैं तो वो आपस में रिलेशन ढूंढ निकालता है और वो फंक्शन एस्टैब्लिश करता है कि इन दोनों फंक्शन वो फॉर्मूला होता है जिससे इनपुट से हमें आउटपुट तक पहुँचाता है। तो ये सुपरवाइज लर्निंग मॉडल में आएगा। और कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ हम उस टाइप के वैल्यू को बोलते हैं जो कोई भी जिसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि टेम्परेचर हुआ और ह्यूमिडिटी हुआ, वेट है, तो इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, डेसिमल में भी आ सकता है, फ्रैक्शन पार्ट में भी आ सकता है। तो इस तरह के वैल्यूज़ को बोलते हैं कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़।
तो देखते हैं रिग्रेशन मॉडल का डायग्राम किस प्रकार का होगा। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में रेनफॉल और नीचे है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ रहा है 0, 2, 4, 6, 8, 10, तो डॉट्स ये बता रहे हैं कि उस वक्त रेनफॉल होने के चांसेस कैसे कैसे। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है तो रेनफॉल भी ज़्यादा हो रहा है, किसी जगह पे कहीं पे कम हो रहा है, तो ये डॉट्स बताते हैं कि हमारे कितना रेनफॉल है। तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रेनफॉल भी बढ़ती जा रही है, यानी कि बारिश भी होती जा रही है। ह्यूमिडिटी मतलब होता है नमी। तो अब जब हम रिग्रेशन मॉडल यूज़ करेंगे तो वो इस प्रकार से एक फंक्शन तैयार करेगा जो कि ग्राफ बना रहा है, और इसी के आधार पर अगर हम ह्यूमिडिटी को कम करते जाएंगे तो वो रेनफॉल की लाइन नीचे जाएगी, ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे तो रेनफॉल तो रेड लाइन ऊपर की तरफ जाएगी। ये हमारा प्रेडिक्शन करता है। तो रिग्रेशन मॉडल हमेशा प्रेडिक्शन में काम आ रहा है। प्रेडिक्शन मतलब पूर्व अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डाटा इन विच डाटा इज स्टोर्ड फॉर प्रॉपर एनालिसिस। तो देखते हैं कि हमें जो डाटा साइंस के लिए जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको स्टोर किस हिसाब से करें, किस फॉर्मेट में करें कि वो ईजीली उसको यूज़ किया जा सके डाटा एक्सप्लोरेशन करने के लिए। सो दीज आर द 3 कॉमन फॉर्मेट्स, CSV, स्प्रेडशीट, SQL। इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर डाटा साइंस यूजुअली द डाटा कलेक्टेड इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो जो भी हम डाटा साइंस में डाटा कलेक्ट करते हैं वो किस फॉर्म में होता है? टेबल्स के फॉर्म में। टेबल फॉर्मेट का मतलब है कि जो भी डाटा है वो रोज़ एंड कॉलम में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास 3 तरीके के फॉर्मेट होते हैं। एक होता है CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी जितने भी फील्ड्स हैं उनके बीच में एक कॉमा आ जाएगा। जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम अगर हमने फील्ड रखा है तो फर्स्ट नेम के बाद कॉमा आएगा, लास्ट नेम के बाद कॉमा आएगा। फिर एड्रेस अगर फील्ड है तो एड्रेस के बाद कॉमा आएगा, फ़ोन नंबर के बाद कॉमा आएगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का होता है फाइल फॉर्मेट, और इसमें भी डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। ईच लाइन ऑफ दिस फाइल इज़ अ डाटा रिकॉर्ड, यानी कि जितनी भी लाइन है, हर पहली जो लाइन होगी उसका मतलब है कि वो पूरा एक कंप्लीट रिकॉर्ड है, और नेक्स्ट लाइन में दूसरा रिकॉर्ड शुरू होगा। एंड रीच रिकॉर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत, इट शुड बी ईच रिकॉर्ड। सो एंड ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर फील्ड्स। तो जितने भी रिकॉर्ड हैं उसके अंदर एक या ज़्यादा फील्ड होंगे। तो जनरली एक फील्ड का तो रिकॉर्ड होता नहीं है, 5, 6, 10, 12 ज़्यादा हो सकते हैं। फील्ड्स मतलब होता है नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फील्ड्स होते हैं, which are separated by commas. Since the values of records are separated by comma, hence they are known as CSV file, क्योंकि उनके वैल्यूज़ जो है कॉमा से सेपरेटेड होते हैं इसलिए उनको बोलते हैं CSV फाइल। दूसरा है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, MS Excel फाइल जो होती है, MS Excel में जो हम बनाते हैं उस फाइल को स्प्रेडशीट बोलते हैं। और स्प्रेडशीट इज़ अ पीस ऑफ पेपर और अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो हम उसको पेपर पे, अगर बड़े से पेपर पे हम बना रहे हैं तो वो भी स्प्रेडशीट होता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू बना रहे हैं जैसे कि एक्सेल पे, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। So computer program which is used for accounting and recording data using rows and columns. तो इसमें हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं रोज़ एंड कॉलम का यूज़ करके, into which information can be entered, जिसमें हम इंफॉर्मेशन की एंट्री करते हैं। Microsoft Excel is a program which helps in creating spreadsheets. थर्ड है SQL। SQL का मतलब है Structured Query Language। इसका यूज़ किया जाता है MS Access में या डेटाबेस एप्लीकेशन में डाटा को फेच करने के लिए, यानी कि डाटा को रिट्रीव करने के लिए, डाटा को इंसर्ट करने के लिए। तो SQL एक लैंग्वेज होता है जिसको सारे डाटाबेस समझते हैं। सो SQL इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज SQL। इट इज़ अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज इन प्रोग्रामिंग एंड इज डिजाइन फॉर मैनेजिंग डाटा हेल्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ DBMS। इट इज़ अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज मतलब होता है कि जिस एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन पे वर्क हो रहा है तो ये उसके लिए लिखा जाता है। तो जो भी हमारा डाटाबेस होगा ये पर्टिकुलरली उसके लिए SQL लैंग्वेज लिखा जाएगा। इट इज़ अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज इन प्रोग्रामिंग एंड इज़ डिज़ाइन फॉर मैनेजिंग डाटा हेल्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ DBMS। तो अलग अलग तरीके के DBMS में डाटा को स्टोर करने के लिए SQL का प्रयोग करते हैं। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन हैंडलिंग स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो जहाँ पर भी डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, यानी कि टेबुलर फॉर्म में होगा, वहाँ पे SQL बहुत इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। जनरली यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर्स में, जैसे कि फ्रंट एंड में आपको विंडोज़ दिखाई पड़ रहा है और बैक एंड में डाटाबेस है। तो डाटाबेस में से विंडोज़ में वो वैल्यूज़ लेके आना है, तो इसके लिए SQL क्वेरी जनरेट की जाती है और ये प्रोग्रामिंग में ही यूज़ किया जाता है।